नमस्कार, दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं और एक बार फिर से वो विधानसभा के अंदर आग बबूला हो बैठे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर। अर्पिता। थैंक यू आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बात अगर नीतीश की हो रही है तो बात जो तवांग में हुआ उसकी भी छिड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस उस पर चर्चा चाहती है और ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि 9 की घटना को 13 तारीख को आखिरकार बाद में राजनाथ सिंह क्यों बता रहे हैं। ये तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। इन सबके बीच आज दोनों इन सदनों में एक बार फिर से कार्रवाई बाधित हुई। राजीव। थैंक यू अर्पिता। आशुतोष नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव खंडेल। बात हम मुख्तार अंसारी की भी करेंगे, जिसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईडी ने शिकंजा कसा है मुख्तार अंसारी पर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब गिरफ्तारी ईडी ने सिद्ध कर ली है मुख्तार अंसारी। बहुत धन्यवाद राजीव, अर्पिता जी, आशुतोष और शुभंकर। हम सभी साथी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली से एक बेहद डराने वाली, दिल दुखा देने वाली खबर आई है। एक बच्ची पर एसिड अटैक, 2 लड़कों ने तेजाब फेंक दिया। एसिड अटैक दिल्ली में हुआ है, लेकिन गुस्सा नीतीश कुमार को आया है। बिहार में ये गुस्सा आया है। गुस्सा क्यों आया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गुस्से का मूल कारण था जहरीली शराब, और छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 17 हो गया। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है, सारण में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते विपक्ष ने आज हंगामा भी किया, जिसके बाद नीतीश कुमार को गुस्सा आया था। लेकिन उस खबर पर हम जाएं उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि शराब कांड में 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 मौत की पुष्टि जो है वो कर दी गई है। सदन में नीतीश कुमार से आज विपक्ष ने सवाल पूछे। विपक्ष ने कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए। सदन के बाहर भी हंगामा किया, बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद नीतीश कुमार आग बबूला हो गए, विरोध करने लगे और विधायकों पर वो बरस पड़े बीजेपी के। तो विपक्ष के विधायकों की तरफ से सवाल उठाए गए और नीतीश कुमार ने कहा, क्या हो गया, चुप हो जाओ। ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ, क्या हो गया। तो जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो 17 हो चुका है और अब सवाल यह कि नीतीश कुमार को आखिर गुस्सा आया क्यों, हम आपको दिखाते हैं। आशुतोष जी मेरे साथ बताइए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बिहार की हम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को आखिर इस बार गुस्सा आया क्यों। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो वहां पर शराब प्रतिबंध है, बैन है, लेकिन बार बार जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की अगर बात कर ले तो हमलावर रहा है नीतीश कुमार पर। अर्पिता। और बिहार विधानसभा में भी आशुतोष इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। नीतीश एक बार फिर आग बबूला हो गए। विधानसभा में उन्होंने बवाल काटते बीजेपी विधायकों को पूरी तरह डांटा। बोले, चुप। दरअसल छपरा में जहरीली शराब से 9 मौत को लेकर बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है। विधानसभा से लेकर सड़क तक नीतीश सरकार को घेर रही है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों की ओर इशारा कर कहा कि क्या हो गया, चुप हो जाओ।
नीतीश के रवैये पर बीजेपी ने नाराजगी जताई और शराब से हुई मौतों के साथ शराबबंदी का भी हिसाब मांग लिया। शराब से हुई मौत को लेकर हड़कंप है। बीजेपी शराबबंदी को जिम्मेदार ठहरा रही है और कानून में बदलाव की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की दलील है कि ऐसा उन राज्यों में भी होता है जहां शराबबंदी नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र का हत्या है। मुख्यमंत्री जी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से ये अपने अहंकार स्वार्थ में और अपनी कुर्सी के लिए इतना घबरा चुके हैं कि मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। धमकी देना, रेते करके बात करना, प्रतिपक्ष के नेता के माइक को बंद कर देना और प्रतिपक्ष जो बोले उससे प्रोसीडिंग से निकाल देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के हत्यारे को सदन नहीं चलने देंगे जब तक माफी नहीं मांगेगा। जबकि बड़े बड़े माफिया जो है शराब बेचकर आपके राज्य में फल फूल रहा है, या जहरीली शराब बेचना बंद कीजिए, गरीबों को सताना बंद कीजिए। इसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सभी प्रतिपक्ष के विधायकों को धमकी दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि आप लोगों को ठंडा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यह मुख्यमंत्री जी का गुंडागर्दी है, यह मुख्यमंत्री जी का हिटलरशाही है, यह हिटलरशाही नशाबंदी है और उसको लागू करने का जो तरीके हैं उसको और बेहतर करने की जरूरत है। और छपरा में और कई इसके पूर्व में भी कई जगह जहरीली शराब की घटना हुई है। इसे अविलंब रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें समाज का ऐसा तबका जो कहीं न कहीं गरीबी रेखा से नीचे है, ये इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसे सख्ती से लागू करने के साथ साथ कैसे हम जहरीली शराब को उन तक जाने से रोकें। वे मुस्तैदी के साथ और प्रभावकारी ढंग से लागू कर रहे हैं और लागू हम लोग करते रहेंगे। जब इस तरह का एविडेंस आता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या अन्य पार्टी के हों, इसका गिरफ्तारी में या कार्रवाई करने में हम लोग नहीं चूकते हैं। उधर छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिससे लोगों में हड़कंप है। वो बोल रहे थे कि हमको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत बेचैनी में थे। तो हम लोग शाम में लगभग 7-8 बजे खनी हम लोग ले गए मसरक थाना हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग दिखाए तो वहाँ से वो लोग रेफर कर दिए कि छपरा आप लोग ले जाकर दिखाइए। छपरा आते ही हमारे भाई ने पूरा गाज उज फेंक कर। सबसे बड़ी बात है वहाँ दुकान दारू के खुलवाए थे थाना प्रभारी संजय कुमार राम। उनको कई बार कहा गया यहाँ जहरीली शराब मत बेचवाया कीजिए, मत बेचो। तो आते हैं सिर्फ झूठो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। एक तरफ शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है तो दूसरी ओर नेताओं ने शराब को सियासी हथियार बना लिया है। इन सब के बीच नीतीश बाबू का गुस्सा कई सवाल भी खड़े कर रहा है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो जहरीली शराब से मौत हुई और निशाने पर नीतीश कुमार आ गए। बिल्कुल अर्पिता, नीतीश का निशाने पर आना स्वाभाविक था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार पर हमलावर है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, सुनाते हैं आपको। के उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ये आत्मघाती होगा। तो इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम को सांप छुछुंदर की स्थिति है। और शराब नीतीश कुमार जी के कारण हर दिन मौत हो रही है, हर दिन शराब से मौत हो रही है। केवल शराब से मौत नहीं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। और बिहार में शराब भगवान की तरह हो गया है कि भगवान हर जगह मौजूद हैं लेकिन दिखते नहीं। उसी तरह नीतीश कुमार जी का शराब दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। और जिस ढंग का व्यवहार किया, वो व्यवहार कभी एनडीए के शासन में सभा अध्यक्ष के साथ भी उन्होंने की थी, आज भी उन्होंने किया। ये गरिमा होती है सदन की, गरिमा होती है चेयर की, संवैधानिक व्यवस्था की। नीतीश कुमार जी को इसका ख्याल रखना। सर, साथ में अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने जो 2025 की बात पे कहा है कि नीतीश कुमार जी ही देखेंगे और जो होगा उन्हीं के उसको लेकर। अरे भाई, वो होशियार आदमी है, वो जान रहा है कि अगर नहीं गद्दी। गिरिराज सिंह हमलावर हैं, कहा कि न सिर्फ जो जहरीली शराब है वो बेची जा रही बल्कि अपराध भी अपने चरम पर है।
बिल्कुल राजीव, और नीतीश कुमार को जबरदस्त एक बार फिर से, पहले भी गुस्सा कर चुके हैं लेकिन इस बार जो गुस्सा आया वो एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। और ये आप ये मेरे बारे में अगर है तो क्यों नहीं कोर्ट का फैसला है। जबरदस्त शुभ, नीतीश कुमार को गुस्सा आ रहा है और उन्होंने कहा हम जांच भी करवाएंगे, सब करेंगे। हमारे संवाददाता रोहित सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे शुभांगी। रोहित, सबसे पहला सवाल तो यही कि मौत का आंकड़ा जो है वो 17 हो गया उस राज्य में जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और ये शराब नीति वाली पॉलिसी उनकी तरफ से लाई गई थी। ऐसे में ये गुस्सा किस बात को लेकर है? उस पॉलिसी को सही से इंप्लीमेंट न कर पाने को लेकर, या विपक्ष जो 17 मौतों पर सवाल पूछ रहा है उसको लेकर नाराजगी? ये कैसे सवाल पूछ लिया? देखिए शुभंकर, सबसे पहले मैं बताऊं कि मौत का आंकड़ा छपरा जो शराब कांड है उसमें 17 तक जा पहुंचा है, और जो जानकारी हमें मिल रही है कि मौत का आंकड़ा और और ज्यादा जो है वो बढ़ भी सकता है। और इस वक्त हम छपरा में ही सदर अस्पताल पर मौजूद हैं, जहां पर लगातार जो है वो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, और कई जो लोग मर चुके हैं उनका पोस्टमार्टम भी जो है वो कराया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी क्यों है? तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो जहरीली शराब कांड से तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और नीतीश कुमार के लिए ये कहीं न कहीं एक साख का सवाल ही बन गया है कि उन्होंने ही शराबबंदी बिहार में लागू करवाई। लेकिन जिस तरीके से अवैध शराब का जो पूरा कारोबार फल फूल रहा है उसको लेकर लगातार विपक्ष उन पर जो है हमलावर रहता है, चाहे उस वक्त आरजेडी विपक्ष में हो या आज बीजेपी विपक्ष में हो, इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। और अब जो ये ताजा मामला आया है छपरा में 2 जगहों पर शराब कांड जो हुआ है, इसमें अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसी को लेकर बीजेपी ने आज विधानसभा के अंदर जमकर सवाल खड़े किए और निशाना साधा और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जो है संरक्षण में जो है अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, और इसको लेकर ही रोहित, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन एक स्तब्ध करने वाली घटना और हुई है, और वो ये दिल्ली में। आशुतोष आपको बताएंगे। बिल्कुल, दिल्ली से देखिए ये हड़कंप मचाने वाली खबर है, क्योंकि एसिड अटैक कर दिया गया छात्रा पर। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, उसको अस्पताल सफदरजंग में भर्ती कराया गया है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने छात्रा पर एसिड से हमला कर दिया। आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली में सुबह की घटना है। दिल्ली में नाबालिग लड़की पर तेजाब से हमला बोला गया, और 12वीं की छात्रा है, इस पर तेजाब फेंक दिया गया, और द्वारका मोड़ इलाके में छात्रा पर तेजाब फेंका गया। और इसी बीच दिल्ली एसिड अटैक पर बोले हैं अरविंद केजरीवाल। उनकी क्या है प्रतिक्रिया इस पूरे प्रकरण को लेकर, आपको हम सुनवाते हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। लेकिन अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, ये कह रहे हैं। और इसको लेकर हालांकि सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर।
बाइक सवार शख्स ने उस पर तेजाब फेंक दिया। सुबह स्कूल ही जा रही थी, यही टाइम था, 7 साढ़े 7 का टाइम था बस। तो उसी टाइम स्कूल जा रही थी, बस यही मुड़ी है, बस वहीं पे। घर से कितनी दूर रही? बस थोड़ी सी दूर थी, बस सड़क बस गली क्रॉस ही करी है उसने, बस इतना। ऐसा लग रहा है कि लड़के इंतजार कर रहे थे। अब ये नहीं मालूम, हमें कोई चीज का मालूम नहीं, तो इसका मैं क्या बताऊं। घर वालों को जैसे ही वारदात की जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। आनन फानन में लड़की को अस्पताल ले जाया गया और करीब 9 बजे पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस एक्शन में आई। पीड़ित लड़की और उसकी बहन से पूछताछ के आधार पर 2 युवकों की तलाशी तेज हुई और एक को दबोच लिया गया। जो बच्ची थी, जो बड़ी बच्ची, जो 17 साल की है, जो 12वीं की छात्रा है, उसके ऊपर उन्होंने एसिड फेंका और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। छोटी बेटी दौड़ के घर पहुंचती है। घर पे उसके पापा थे, उन्होंने उनसे बताया कि किसी 2 लड़कों ने एसिड फेंक दिया है। इसके बाद जो फैमिली है वो 100 नंबर डायल कर रही थी, उन्हें 112 की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब 100 नंबर नहीं मिला तो वो तुरंत बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए। उसके बाद फिर पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। पुलिस को सीसीटीवी मिल गया है, उस आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या है। राजधानी में सरेआम दिन दहाड़े एसिड अटैक की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के डर को लेकर है। आखिर क्यों गुंडों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि स्कूल जाती लड़कियों पर एसिड से हमला किया जा रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तवांग में चीनियों ने जो हिमाकत की, उसका पूरी तरह से पलटवार किया इंडियन आर्मी ने और बदला लिया और उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, यानी कि खदेड़ दिया। अभी तवांग में किस तरह के ताजा घटनाक्रम है, आपको श्वेता सिंह हमारी सहयोगी तवांग से ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रही हैं। आपके लिए खास है, नजर डालें। जहां चीन से सीधी झड़प, वहां से अपडेट। आज तक वो पहला चैनल है जो तवांग पहुंचकर आपको पल पल की अपडेट्स यहां पर दे रहा है। जहां से चीन को जवाब, वहां से रिपोर्टिंग। भारत ने यहां पर अपनी जो तैनाती रखी है चीन की चालबाजियों को देखते हुए, वो हूबहू जितनी चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जाता है, भारतीय सेना अपनी तैनाती उसी संख्या में यहां पर कर लेती है। तवांग सेक्टर से तनाव की तस्वीरें लाइव। चीन चालबाजी से बाज आ जाए, ये हो नहीं सकता। चीन साजिश करना छोड़ दे, ये तो कतई मुमकिन नहीं। गलवान से तवांग तक चीन ने अपनी साजिश वाली फितरत दिखाई है। तवांग में 9 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देते रहते हैं, लेकिन आज आपको तवांग सेक्टर के उस हिस्से का हाल बताते हैं जिसके बेहद करीब ये पूरा वाकया हुआ। आज तक संवाददाता श्वेता ग्राउंड 0 पर उस जगह मौजूद हैं जहां से चीनी हरकतों को देखा और समझा जा सकता है। अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना हमेशा एक सतर्क अवस्था में ही रहती है, हमेशा ऑलवेज ऑन अलर्ट। ये इलाका भी समझिए कि बीच बीच में आपको शहर इस तरीके के छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ इस तरह की पहाड़ियां रहती है। लगभग 15,000 फीट से जो ऊंचाई की ओर होते हुए इलाके होते हैं, वहां पर LAC का ये पूरा दायरा, वहां पर भारतीय सेना के वो तमाम पोस्ट्स और कई पोस्ट ऐसे भी आगे हो जाते हैं जो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस ठंड के मौसम के आने के साथ वहां पर तैनाती। लेकिन चीन की गतिविधियों को देखते हुए ये कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है कि भारतीय सेना वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद न रहे। और गलवान के बाद से आप देखिए तो हर एक ठंड का मौसम वही गुजरा है जहां पर कड़ाके की ठंड में इस तरह की परिस्थितियों में हमारे सैनिक मुस्तैद रहते हैं। तवांग में चीन से तनातनी के बाद तनाव है, सेना सतर्क है, पूरी रक्षा मशीनरी हाई अलर्ट पर है, भारत की हालात पर पैनी नजर है। चीन से जुड़ने वाली सीमा की पहरेदारी ITBP के हाथों में है। ITBP के महानिदेशक अरुणाचल के दौरे पर जा रहे हैं।
आईटीबीपी के डीजी एलएसी तक जाएंगे और कमांडरों से बात करेंगे। दिल्ली लौटकर आईटीबीपी के डीजी गृह मंत्रालय के बॉर्डर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देंगे। भारत ने चीन को ईंट का पत्थर से जवाब देने की ठान ली है और ये ग्राउंड जीरो पर भी दिख रहा है। एलएसी से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक चीन को दो टूक जवाब दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखें तो चीन पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा ही रहता है। अब अमेरिका ने भी इस बात को ध्यान में लेते हुए इस चीज की भर्त्सना की है, जिस तरह की हरकतें चीन की तरफ से की जाती हैं, न केवल सरहद पर बल्कि जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से उसके जो जासूसी जहाज हैं वो उस इलाके में आते रहते हैं जहां पर भारतीय जो सैन्य बल है वो अपनी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं जो कि हमारे अपने सैन्य विकास से जुड़ा हुआ रहता है। तो चीन अगर हर तरफ से आकर ये देखने का प्रयास करता है तो दुनिया को उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी, दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा ही रहना पड़ेगा। और खासकर अमेरिका और चीन के रिश्ते जहां तक हो जाते हैं तो वहां पर इस चीज को भी समझना होगा कि अमेरिका इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है कि चीन की चालबाजियां कैसी हैं और इस क्षेत्र में चीन को चुनौती देने वाला देश कौन सा है, टक्कर देने वाला देश कौन सा है। क्योंकि जहां तक ताइवान का सवाल आ जाता है वहां पर अमेरिका को पूरी तरीके से मदद करनी होगी। अब अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत और चीन के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद हो तो भारत अकेले अपने दम पर चीन को पीछे धकेलने में, खदेड़ने में सक्षम है पूरी तरीके से। चीन की बेचैनी समझ में आ रही है, लेकिन इस बार उसे चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। श्वेता सिंह, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश, आज तक। तवांग में जो कुछ हुआ, भारतीय सेना और हिंदुस्तान चीन की हरकतों को पहले से भांपता था कि वो कुछ ऐसा कर सकता है, इसलिए हमारी चौकसी एकदम मुस्तैद थी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि आज तक नहीं करता, लेकिन इसको देखकर वहां क्या स्थिति रही होगी और किस तरीके की हमारी तैयारियां हैं उसका आभास आप कर सकते हैं। एलएसी पर जब भी चीन हिमाकत करता है तो ऐसे ही लानत मलामत होती है। ये दिसंबर 2021 की ही तस्वीरें हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो इस वीडियो में नजर आ रहा है वो चौंकाने वाला कतई नहीं है, क्योंकि चीन ऐसा ही करता आ रहा है। जरा तसल्ली से इस वीडियो को देखिए। दोनों ओर से जवानों की सीधी भिड़ंत हो रही है। हाथ में हथियार की जगह डंडे हैं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल की मजबूरी है, लेकिन तनातनी कहीं से कम नहीं है। जरा देखिए चीनी सैनिकों का कितना बड़ा जमावड़ा यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे हमारे जवानों ने सख्ती से रोक लिया। पहले कंटीले तार लगाकर चीनी सैनिकों का मूवमेंट रोका गया। दोनों ओर से जोर आजमाइश चलती रही। जब चीनी टुकड़ी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो डंडे भी चले। भारतीय जवानों ने इस तनातनी में भी हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई। चीनी टुकड़ी को खदेड़ दिया गया, कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया गया। ये वीडियो बानगी है कि चीन एलएसी पर किस तरह घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। तवांग में उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो सुधरा नहीं। चीन की सेना ने साजिश का एक और मोर्चा खोल दिया। अरुणाचल प्रदेश से करीब 155 किलोमीटर दूर शिगात्से एयरपोर्ट पर चीनी लड़ाकू विमानों का जमावड़ा देखा जा रहा है। चीन ने वहां कई ड्रोन्स की तैनाती कर रखी है। एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चीन यहां इस तरह सैन्य साजो सामान जमा कर रहा है, मानो युद्ध की तैयारी चल रही हो। जाहिर है चीन मानने वाला नहीं। एक ही रास्ता है, उसे गलवान और तवांग स्टाइल में ही जवाब दिया जाता रहे।
तवांग से गौरव सावंत के साथ अंकित कुमार, दिल्ली आज तक। तवांग की घटना को लेकर इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। पैरल सेना युद्धाभ्यास की तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन इस बीच में लगातार चीन की घेराबंदी भी जारी है। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से भी इस पर बयान आ गया है और इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया गया है। तो दूसरी तरफ भारत में संसद में इस पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा करें। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष का बवाल जारी है। मांग की जा रही है कि इस पर चर्चा से आप नहीं भाग सकते। लेकिन दूसरी तरफ विश्व भर में चीन अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया और अमेरिका की तरफ से कहना कि ये चीन की एक उकसावे वाली कार्रवाई। अब आपको लिए चलते हैं तवांग। आज तक की टीम तवांग पहुंची। सेला टनल का बार बार जिक्र आता है, जिसको लेकर चीन हमेशा से चिंतित रहता है। वहीं से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जमी हुई बर्फ जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप यहाँ के तापमान का अंदाजा लगा लीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई, -7 डिग्री का तापमान। आमतौर पर भारतीय सेना की तैनाती के बारे में हम आपको इस तरह की चीजें बताते हैं, लेकिन आप जो इस टनल के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आपको पानी का हर एक हिस्सा जमा हुआ नजर आ जाएगा। ठंड इतनी अधिक यहां पर है और इन्हीं परिस्थितियों में सबको लगकर काम करना पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों में जहां पर आपको चंद कदम चलने में आपकी सांस चढ़ती है, वहां पर आपको भारी वजन उठाना है, मुश्किल काम करना है और पानी जहां पर इस तरह से जम जा रहा हो वहां पर आपको 24 घंटे काम करते रहना है। लेकिन प्रण है, संकल्प है कि सीमाएं, सरहद हमारी सुरक्षित रहेंगी। देश के सबसे सुदूर कोने देश से जुड़े रहेंगे, कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह के हालात में, इस तरह की परिस्थितियों में काम तो करना होगा और उसी संकल्पबद्ध, प्रणबद्ध दृढ़ता के साथ हमारे इन्हें भी हम योद्धा ही कहेंगे जो यहां पर काम में जुटे हुए हैं दिन रात। शुरू का जो हिस्सा हमने दिखाया आपको, जहां पर निर्माण लगभग पूरा है और ये अब टनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। अभी गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, पर पैदल मैं ये सफर पूरा कर पा रही हूं आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फायदा इससे जुड़ा हुआ है। ठंड के मौसम में इस रास्ते पर रोजाना 200 लोग 6 घंटे दिन में और रात के समय किसी भी इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने मैन आवर्स आप उसे गिन लीजिए। ऐसे इलाके में जहां पर एक एक व्यक्ति का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वहां पर 1 घंटे का समय अगर ये बचा देगा टनल, इसका निर्माण, तो उसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। लगभग जून तक अगले साल ये पूर्ण हो जाएगा टनल और सामरिक दृष्टि से एक ऐसी ताकत हमें देगा जो दुश्मनों के माथे पर शिकन का सबसे बड़ा कारण है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, सेला, अरुणाचल प्रदेश आज तक। कि यहाँ पर जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बर्फबारी होती है। अभी भी अगर आप चारों ओर देखेंगे तो आपको धुंध भी नजर आएगी। ये धुंध से ज्यादा मैं कहूंगी कि ये बादलों के टुकड़े होते हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, जो और ज्यादा ठंड को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए काम किस रफ्तार से चल रहा है। आप हिस्से देखेंगे जहाँ पर पूरी तरीके से आपको फॉग नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत होता है। जो हाई मोटरेबल पासेस होते हैं उनमें से सेला पास भी एक है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा कठिन काम हो जाता है 12 महीने। और भारतीय सेना को ऐसी सड़कें चाहिए जो ऑल वेदर रोड्स हैं, हर समय वो खुली रह सकती हैं। लेकिन देखिए कितनी तेजी से हर समय यहाँ पर काम चलते रहता है निर्बाध। एक एक जो व्यक्ति है यहाँ पर वो हर समय अपने काम में जुटा रहता है। यहाँ पर तमाम उपकरण झोंक दिए गए हैं, तमाम लोग झोंक दिए गए हैं और इसीलिए जो लगभग 1.5 से 2 साल कोविड की वजह से यहाँ पर काम में थोड़ा रफ्तार कम हुआ था। बहुत जगहों पर तो निर्माण बंद करना पड़ा, लेकिन इस टनल की सामरिक महत्ता को देखते हुए इसे बंद नहीं किया गया था। अब देखिए मुख्य टनल का इलाका आप वहां देख रहे हैं और मुख्य टनल के समानांतर एक एस्केप टनल रहता है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वहां से लोगों को निकाला जा सके, उसका भी काम समानांतर इसके पूर्ण हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मुख्य टनल के साथ साथ आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केप टनल भी हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में बताया गया, लेकिन एक मोटे तौर पर जो आकलन यहाँ पर करते हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि जून के महीने तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, ताकि जो अगली ठंड का मौसम आए
उस समय जो कठिनाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो। और एक खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने जानकारी छुपाई है, सरकार सच बात नहीं बता रही। हमारे साथ इस समय है मिस्टर ओवैसी। सर, आपको क्या कहना है जो इंडिया चाइना की सिचुएशन बनी है उसको लेके अभी भी जो है संसद के अंदर मांग उठाई जा रही है कि डिस्कशन हो इसके ऊपर? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकार 2017 से इस देश को गुमराह कर रही है। डोकलाम का जब वाकया हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गया, वहाँ पर चीन बैठा हुआ है और उससे भूटान को नुकसान हो गया। फिर 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और 15 राउंड की बातचीत के बावजूद भी चीन डेप्सांग और डेमचाक में बैठा हुआ है। हमारे जो लोग विंटर में जो जानवर लेकर पहाड़ियों में जाते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। तीसरी बात कि जो 9 तारीख का क्रैश हुआ है वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। देखिए 2020 में जब से गड़बड़ हुई गलवान में, क्या हम वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर कर पाए? नहीं कर पाए। तो इसलिए ये सवाल उठाना वाजिबी है, देश के हित में है। और ये सरकार क्यों भाग रही है? छुपाने का क्या है उसमें? अच्छा, अगर आप नहीं चाहते कि मीडिया को मालूम हो तो इन कैमरा कराइए। अच्छा, वो भी नहीं करा तो कम से कम अपोजिशन लीडर को बिठाइए, हम बोलेंगे हमारी बात प्रधानमंत्री के साथ। आप कुछ नहीं करना चाह रहे तो फिर ये क्या है? तो आप छुपा रहे हैं और चीन से डर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ आपके कुछ विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि ट्रेड बढ़े जा रहा है, क्लैश एक तरफ बढ़ा है। ट्रेड इम्बैलेंस इतना है, चीन के फेवर में ट्रेड इम्बैलेंस है, और हम सिर्फ टिकटॉक बैन किए और ऊपर से हमारे सिपाही मार खा रहे हैं। तो डिस्कशन होने चाहिए सर, जब से डोकलाम हुआ उसके बाद से जो सिचुएशन बनी है। नहीं, डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब अरुणाचल प्रदेश हुआ है, तो यकीनन पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए और पूरे पार्टीज को मौका मिलना चाहिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कंट्री की जमीन का इशू है, और चीन एक एग्रेसर बनकर एक हिमालय कहीं फ्यूचर में फ्लैश पॉइंट न बन जाए इंडो पैसिफिक में। मैं फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा जो विपक्षी नेता वो कह रहे हैं एक बारी भी डिस्कशन फुल फ्लेज नहीं हुआ है, किस तरह का डिस्कशन विपक्ष? वो सरकार चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन कराए या 193 में कराए, वो डिस्कशन जरूरी है। देश को बताना पड़ेगा कि भाई चीन कहाँ तक हमारी जमीन पर घुस के बैठा है 8 साल में। तो ये थे विस्तार से बात करते हुए भारद्वाज आज तक। वही आपको बता दें कि विपक्ष ने आज इस पूरे मसले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की और सरकार को कैसे सदन में घेरा जाए इसको लेकर भी चर्चा की गई। तैयारियां पूरी हैं सरकार को इस पूरे विषय पर घेरने की। To improve the farmers' livelihoods. दो दिनों से संसद में बस शोर और हंगामा है। कार्यवाही शुरू होती है, बवाल बढ़ता है और दोनों सदन चंद मिनट के भीतर स्थगित हो जाते हैं। आज भी अपवाद नहीं रहा। विपक्ष ने दोनों सदनों में तवांग के सवाल पर चर्चा की मांग की और सरकार ने अपना पुराना स्टैंड दोहरा दिया और इस तरह कार्यवाही जारी रहने की तमाम संभावनाएं खत्म हो गई। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। इनके बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलने की आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ। नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। तवांग में तो चीन को पीछे ढकेल दिया गया। तवांग में LAC पर हालात अब काबू में है, लेकिन दिल्ली में सियासत लगातार बेकाबू है। विपक्ष कह रहा है देश की सुरक्षा का सवाल है, चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही है रक्षा मंत्री बयान दे,
सरकार कह रही है, रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, चर्चा की जरूरत कहां बचती है। विपक्ष कह रहा है, सामरिक मुद्दों पर पहले भी चर्चा की परंपरा रही है। सरकार कह रही है, गोपनीयता का मसला है, विपक्ष समझदारी दिखाए। इंडो चाइना जंग हुआ, फिर भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने, कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता पे थे, सदन में भरपूर चर्चा कराई, लेकिन आज कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ झड़प हुई तो चर्चा नहीं कराते हैं। इसका मतलब यह है सरकार को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि कल मैं जब राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे थे तब मैंने सवाल उठाया था कि 9 तारीख को घटना घटी, आज 13 तारीख हो गए, 4 दिन अब कहां थे? 4 दिन क्यों सदन को ये अवगत नहीं किया गए? आम लोगों को क्यों नहीं इस संदेश दिया गया कि चीन हमारे ऊपर हमलावर किए हैं? कभी भी सार्वजनिक रूप में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, फौज का उत्साह हमको बढ़ाए रखने के लिए ऐसी बातों को हम यहाँ पे सार्वजनिक रूप से ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हमेशा से ऐसा होता रहा है कि कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ऐसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर में आप इधर यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो इसलिए ये कोई चर्चा का माध्यम नहीं है। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में घेरने में लगी है। 17 पार्टियों के नेता आज विपक्ष की साझा बैठक में शरीक हुए। इस बैठक के एजेंडे के पॉइंटर्स को भी आप देखें और समझें। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ पर चर्चा इस एजेंडे में सबसे ऊपर है। जब से ये सरकार आई, इसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए वो क्षेत्र जो प्रतिबंधित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा है, और यहाँ बैठी हुई सरकार उसको बढ़ावा देती है। जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर विरोध नहीं करती। हमें भारत की सेनाओं पर गर्व है और भरोसा है, उनके शौर्य पर, साहस पर इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चीन को लेकर ये तनातनी जल्द खत्म होती नहीं दिख रही और शायद इस शीतकालीन सत्र में ये गर्मा गर्मी आगे भी जारी रहेगी। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चीन बॉर्डर पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स जुटा रहा है भारत, और इसके पीछे की वजह है सैन्य अभ्यास। युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को तय है। हालांकि तवांग में जो घटना घटी, भारतीय सेना का कहना है कि इस युद्धाभ्यास से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये पहले से तय था। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो तवांग का है या किसी दूसरे सेक्टर का? 9 दिसंबर का है या पुराना? इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर रहे, लेकिन तवांग में भारत चीन की झड़प के वीडियो के रूप में सोशल मीडिया में वायरल है। इस वीडियो में लाठी डंडों के साथ भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प होती दिख रही है। चीनी सैनिकों को सबक सिखाते नजर आ रहे हैं भारतीय सैनिक। इस वीडियो की सत्यता बेशक अभी पुष्ट न हो पाई हो, लेकिन इस सच्चाई में कोई संदेह नहीं कि तवांग में 9 दिसंबर को भारत के जाबाज सैनिकों ने ड्रैगन के छक्के छुड़ा दिए। बात बात में धौंस जमाने वाले चीन को गलवान के बाद भारत ने तवांग में कड़ा सबक सिखाया। लेकिन तवांग में चीन ने जो कुछ देखा वो महज झांकी है, असली पिक्चर तो कल से शुरू होने वाली है। जी हां, कल से भारतीय सेना पूर्वी सेक्टर में अभ्यास करने वाली है। वायुसेना की पूर्वी कमान इस अभ्यास में हिस्सा लेगी। अभ्यास का मकसद चीन की चुनौतियों को देखते हुए अपनी क्षमता को परखना है। लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर, सेना के हेलीकॉप्टर और यूएवीज इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अभ्यास के दौरान तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हासीमारा एयरबेस के एक्टिव रहने के आसार हैं। हासीमारा एयरबेस को राफेल का घर कहा जाता है। वायुसेना के मुताबिक ये रूटीन अभ्यास है, इसकी पहले से तैयारी थी। तवांग के ताजा मामले से इसका कोई रिश्ता नहीं। अरुणाचल प्रदेश को दुनिया का सबसे कठिन परिस्थितियों वाला युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां जंग जीतने के लिए थल और वायुसेना का ताकतवर होना जरूरी है।
चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्पैक्ट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपनी ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद वायुसेना ने फौरन अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर भेज दिए। तवांग के करीब यांगत्से में एलएसी के पास 2 इलाके हेलोदीप और परिक्रमा एरिया में चीन भारतीय चौकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार इन चौकियों की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को भारतीय लड़ाकू विमानों ने रोका है। सुखोई 30 MKI ने इस हवाई उल्लंघन को रोका था। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां पर भारतीय वायुसेना की मौजूदगी बेहद मजबूत है। असम के तेजपुर और चाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। संदेश साफ है, चीन अपनी गुस्ताखियों से बाज आए, नहीं तो गलवान, तवांग जैसी और शिकस्तों के लिए तैयार रहे। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।